राष्ट्रीय विज्ञान के बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पेपर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवाद, मॉडरेट नेशनलिज्म। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। आज हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न जो कालखंड रहे वो कौन कौन से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड को हम 3 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला, उदारवाद या नरम राष्ट्रीयता का काल, जिसका समय रहा सन 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा जो कालखंड है वो है उग्र राष्ट्रीयता का काल, जो 1906 से 1919 तक देखा जा सकता है। और तीसरा, हम गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका कालखंड पढ़ेंगे, समय पढ़ेंगे 1920 से लेके 1947 तक, यानी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता तक। तो इन 3 कालखंडों के आधार पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम समझ सकते हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं हम उदारवादी राष्ट्रवाद से। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो काल था 1885 से लेके 1905 तक का, उसमें जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन करता थे उनकी विचारधारा नरम और उदार थी। और इस समय तक हमारे देश में 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ह्यूम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने इस दल का निर्माण किया था और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को भी हुआ। और उसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये जो तीनों कालखंड हैं, उस कालखंडों में हम देखते हैं कि 85 से लेकर 47 तक विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। उदारवादी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसको अगर हम शुरू करें तो ये एक प्रारंभिक काल था राष्ट्रीय आंदोलन का। और इस काल में जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी और एक लक्ष्य लेकर चले थे कि आगे जाके हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिला सकें। तो इस युग को समझने के लिए हम उदारवादी राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति को समझेंगे, क्योंकि उनका जो प्रारंभिक लक्ष्य था वो क्या था और उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति किस प्रकार की रही। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते थे। उनका प्रारंभ में ये विचारधारा रही कि जो ब्रिटिश शासन चल रहा है भारत में वो उचित है और हमें उसके प्रति राजभक्ति रखनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के प्रति ये प्रशंसक रहे और प्रारंभ में इसी प्रकार की कार्यपद्धति को उदारवादियों ने अपनाया। दूसरा, उदारवादी जो युग था उसमें अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में इनका विश्वास था। उदारवादी राष्ट्रवादी ये मानते थे कि जो भी अंग्रेज आदेश दे रहे हैं, जो न्याय कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो भारतीयों के हित में है और सभी भारतीयों को उसकी पालना करनी चाहिए और उसी विश्वास के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो प्रारंभिक जो विचारधारा रही राष्ट्रवादियों की, वो अंग्रेज़ों के प्रति सकारात्मक रही और उनकी जो भी कार्य, कानून और आदेश थे उनको उन्होंने ये मानते हुए विश्वास किया कि वो न्यायप्रिय है। तीसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो था कि उदार राष्ट्रवादी क्रमिक सुधारों के में विश्वास करते थे।
उनका ये मानना था कि एकदम से हमें अचानक से स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी और इसलिए शनि शनि हम प्रयासरत करते रहें, सुधार करवाते रहें ब्रिटिश शासन से और धीरे धीरे ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और हमारे अधिकारों को हम पा सकते हैं। प्रशासन में आवश्यक सुधार हों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, रक्षा सेवाओं इत्यादि में शनि शनि परिवर्तन करवाते हुए भारतीय अपना अधिकारों को प्राप्त करें और धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हों, ऐसा उनका मानना था। चौथा, अगर हम उदारवादियों का देखें विचारधारा कार्यपद्धति, तो उनका प्रमुख लक्ष्य था राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी हुए, उनमें उनका प्रमुख लक्ष्य यही रहा कि हम अपना स्वशासन प्राप्त करें और इसमें समय लगेगा, इसमें एक दीर्घकालीन प्रयास हो सकते थे और उसी के द्वारा ये लक्ष्य पाया जा सकता था। लेकिन अंतिम लक्ष्य उदारवादी राष्ट्रवादियों का रहा कि राजनीतिक स्वशासन वो प्राप्त करें। इसी के साथ उदारवादियों की जो कार्यपद्धति रही वो ये थी, उन्होंने संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी राष्ट्रवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। यहाँ संवैधानिक साधनों से अभिप्राय है शांतिपूर्ण साधनों को अपनाना, अहिंसात्मक साधनों को अपनाना। इसमें उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया वो था प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल भेजना, बातचीत और वार्ता के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपने मांगों की पूर्ति करवाना। तो ये प्रमुख विचारधारा और कार्यपद्धति को अपनाते हुए प्रारंभिक जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। इस युग में जो प्रमुख उदारवादी नेता हुए वो थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इस युग के प्रमुख नेताओं में हम इनका नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था और इसकी विचारधारा और कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। उदारवादी राष्ट्रवाद एक प्रारंभिक युग था अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और इसके बहुत सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी कुछ कमियां और दुर्बलताएं इसकी देखी जा सकती है। पहले जो बहुत बड़ी दुर्बलता थी वो ये कि इसके द्वारा जो भी साधन उस समय अपनाए गए वो प्रभावशाली नहीं थे और जिस तरह के साधन उन्होंने अपनाए वो अंग्रेजी शासन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाए और भारतीयों की जो मांगें थी वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से जो साधन थे वो सक्रिय नहीं थे और इसीलिए इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ सका। दूसरी जो दुर्बलता हम देख सकते हैं वो ये कि उदारवादी राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी राजभक्ति रखते थे और इस वजह से अगर देखा जाए तो ये उचित नहीं था, क्योंकि ये भारतीयों के हित में ही नहीं था। ब्रिटिश शासन जो भी ब्रिटिश शासन कर रहे थे वो केवल अंग्रेज़ों के हित में ही वो शासन था। भारतीयों को उससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था और इस तरह की राजभक्ति अंग्रेज़ों के प्रति रखना उचित भी नहीं था। तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ी कमी इसमें रही और इसका लाभ कुछ भी भारतीयों को प्राप्त नहीं हो सका। तीसरी प्रमुख दुर्बलता ये रही कि उदारवादी राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, जबकि ये भी उचित नहीं था, क्योंकि अंग्रेज न तो भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करते थे और न ही उनके प्रति न्यायशील थे और हर जगह हम देखते हैं कि अन्याय अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के साथ किया। तो इस सबके होने के बाद भी अंग्रेज़ों के प्रति न्यायप्रियता में विश्वास रखना
किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। उदारवादी राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी था कही जा सकती है। जैसा कि आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे सक्रिय नेताओं ने उठाया, तो उस समय उनका ये मानना था कि उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, जिस तरह के साधन अपना रहे हैं वो एक तरह से भीख मांगने के समान है, क्योंकि अंग्रेजी शासन के समक्ष आप जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं और वो आपके मांग को पूरा नहीं करते या केवल एक आश्वासन के तौर पर ही भारतीयों के साथ व्यवहार करके और उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे सब कार्यों को जो ब्रिटिश शासन की तरफ से हो रहा था उसको केवल एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा ही दी जा सकती थी, इससे अधिक नहीं। एक और जो बहुत बड़ी दुर्बलता रही वो थी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करने वाले जननेताओं का भी अभाव था। ऐसे कोई सक्रिय और प्रभावशाली जननेता नहीं था जो कि जन जन तक, भारतीयों तक राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके और इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सके। तो ये भी एक इस समय प्रभावहीन रहा। और वैसे जितने नेता थे नौरोजी या गोखले जैसे, वो आदर्शवादी और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी नेता थे। और शुरुआत में जिस तरह की एक उदारवादी विचारधारा होनी चाहिए वो भी उचित था, लेकिन नेतृत्व ये नहीं दे पाए जिससे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक जन नेतृत्व भारत की जनता को प्राप्त हो सके। और जब जन नेता नहीं थे तो एक और दुर्बलता रही कि जनसंपर्क का भी अभाव रहा, क्योंकि पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सभी लोगों तक राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रवादी क्रियाकलाप पहुंच सकते और जन जन के बीच संपर्क हो पाता, वो भी उतना अधिक नहीं व्यापक स्तर पर हो पाया। और इसी वजह से ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन था वो पूरे भारत के हर कोने तक नहीं पहुंच पाया। एक और जो प्रमुख रूप से हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो ये पाते हैं कि त्याग और बलिदान की जो भावना का विकास होना चाहिए था, कि हर भारतीय जो है वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो सके, उनमें सक्रिय राष्ट्रवादी भावना पैदा हो सके, वो भी तत्व का अभाव रहा, जो आने वाले समय में ज़्यादा सक्रिय हुआ। लेकिन उदारवादी राष्ट्रवादियों के समय तक हम इसको प्रभावशाली नहीं देखते हैं। तो ये बहुत सारी दुर्बलताएं होने के कारण जो उदार राष्ट्रवादी आंदोलन था वो प्रारंभ तो हुआ, लेकिन इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो ये तो हमने देखी दुर्बलताएं। उदारवादी राष्ट्रवाद के कमियां तो थी, लेकिन इसके महत्व को हम नहीं नकार सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका महत्व क्या है और क्यों उदारवादी आंदोलन जो है उसकी सार्थकता थी। पहली चीज़ तो इसमें ये कि उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रारंभिक युग था, एक शुरुआत थी। विधिवत रूप से इससे पूर्व कोई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन वो भी असफल रहा। लेकिन उसके लंबे समय बाद एक व्यवस्थित रूप से कोई आंदोलन शुरू हुआ था और वो था उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस युग की अगर हम स्थिति को देखें तो भारतीयों के पास न तो सैनिक क्षमता थी, न आर्थिक रूप से संपन्नता थी, और सामाजिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टिकोणों से अगर हम अन्य क्षेत्रों में देख पाते हैं तो ये देखते हैं कि भारतीय बहुत अधिक विकास नहीं कर सके थे। तो गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और उस परिस्थिति में एक शुरुआत करना, राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात करना, नींव रखना, उस संदर्भ में यदि देखें तो उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन औचित्यपूर्ण भी था और व्यवहारिक भी था। क्योंकि अगर प्रारंभिक युग में ही कांग्रेस के नेता इसको सक्रिय और
अत्यधिक प्रभावशाली बनाते या अंग्रेजी शासन के खिलाफ सक्रिय साधनों का प्रयोग करने लग जाते तो हो सकता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी वक्त उस आंदोलन को दबा देती और ख़त्म कर देती और ये आगे तक नहीं बढ़ पाता। तो शुरुआत जो थी वो शांतिपूर्ण और इसी तरह के उदारवादी साधनों के आधार पर ही होना उचित था, इसलिए इसका औचित्यपूर्ण भी है और ये व्यवहारिक भी था। दूसरा महत्व यह है कि ब्रिटिश शासन के दोष इन्होंने स्पष्ट किए। इससे पूर्व इस तरह के ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करने वाली कोई स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन उदारवादी राष्ट्रवादियों ने ये शुरुआत की और जो कमियां थी उनको ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा, अपनी मांगों को रखा, उनको पूरा कराने के प्रयास भी किए। कुछ मांगे पूरी नहीं भी हुई, लेकिन फिर भी वो हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहे और इससे ये शुरुआत हुई कि ब्रिटिश शासन के जो दोष हैं वो क्या हैं और किस तरह से उनको प्रकट करना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई एक संगठन के माध्यम से और इसमें उदारवादी राष्ट्रवादी नेता जुड़े तो लगभग हालांकि पूरे संपूर्ण भारत तक ये राष्ट्रवाद नहीं पहुंच पाया था, लेकिन ये एक शुरुआत हो गई थी और काफ़ी हद तक काफ़ी क्षेत्रों को इसने कवर किया और जन जन तक राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया कि अब भारत की जनता ये समझने लगी थी कि ये हमारा देश है और ब्रिटिश अन्य देश के हैं, हम उपनिवेश हैं, गुलाम हैं और हमें भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए। एक और जो महत्व इसमें इस दृष्टिकोण से है वो है भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पूरा भारत का राजनीतिक एकीकरण हो चुका था और सभी पूरे भारतीय भारतवर्ष के अंतर्गत संगठित हो चुके थे और इसकी वजह से धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के अधीन रहते रहते भारतीयों को ये जानकारी ज्ञान प्राप्त होने लगा कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, क्या काम हो रहे हैं, क्या भारतीयों के उचित के पक्ष में है, क्या नहीं है। तो जब इसके साथ ही जो समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ उसके द्वारा भी जानकारी राजनीतिक क्षेत्र की भारतीयों तक पहुंचने लगी। जनसंचार के साधनों, दूरसंचार के साधनों के द्वारा भी भारतीयों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। आवागमन के साधनों का विकास ब्रिटिश शासन में हो चुका था, तो एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह तक पहुंचने लगी। तो ये विभिन्न उस समय की स्थितियां थी जिसकी वजह से भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का संचार हुआ और ब्रिटिश शासन में क्या हो रहा है ये जानकारी भारतीयों तक पहुंची और उससे उनमें जागरूकता और चेतना का विकास हुआ। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। जो हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भवन है, जो पूरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तब बनी जबकि उसकी नींव रखी गई और ये नींव उदारवादी राष्ट्रवादियों ने रखी थी और वो मजबूत थी। एक आधार तैयार किया, एक सुदृढ़ आधार दिया उदार राष्ट्रवादियों ने और इसके द्वारा ही आगे चलकर उग्र राष्ट्रवाद और गांधी जी के नेतृत्व में काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए और अल्टीमेटली 1947 तक आते आते भारत को आज़ादी भी मिली। तो एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने, आधार रखने में उदारवादी राष्ट्रवादियों की अहम भूमिका देखी जा सकती है। इसका महत्व इसलिए भी है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ और वैधानिक क्षेत्र में इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। हालांकि भारतीयों को इससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिला, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उदार राष्ट्रवादियों का ही प्रयास था, उनकी ही भूमिका थी कि उसकी वजह से ब्रिटिश शासन को मजबूर होकर ये अधिनियम पारित करना पड़ा। तो ये एक शुरुआत हो गई कि ब्रिटिश शासन को अब ये मानना पड़ा कि हमें शनै शनै थोड़ा भारतीयों के हित में कुछ सुधार करने आवश्यक है, उनकी मांगों को पूरा करना जरूरी है, तभी यहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक और जो महत्व हम देख सकते हैं वो राष्ट्रीय जन जागृति का प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व इस स्तर पर राष्ट्रीय जन जागृति नहीं हो पाई थी जितनी कि
उदारवादी राष्ट्रवाद के आधार पर हो पाई। जन जन तक राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होने लगा और भारतीय इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान हम उदारवादी राष्ट्रवाद का कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रीय जन जागृति, जन चेतना का, जागरूकता का विकास हुआ। ये एक प्रारंभ था, पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआत हो गई थी और आगे चलकर ये जन जागृति और भी व्यापक हुई। तो इस सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का अत्यधिक महत्व रहा। उस युग के अनुसार अगर हम इसका योगदान देखें तो अत्यधिक है, क्योंकि उस समय परिस्थितियों के अनुसार ये उचित था उदारवादी विचारधारा को अपनाना, अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग करते रहना, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करना, उनके प्रति राजभक्ति रखना, जो अनुनय विनय और आज्ञा पत्र, शिष्टमंडल और मीटिंग वगैरह के आधार पर जो ये साधन अपनाकर कार्य कर रहे थे, वो उस संदर्भ में औचित्यपूर्ण था और काफ़ी उचित भी था, क्योंकि ये एक शुरुआत थी राष्ट्रीय आंदोलन की और धीरे धीरे ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता था। तो इसलिए शुरुआत को सफल बनाने के दृष्टिकोण से उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का अत्यधिक महत्व है और ये योगदान भी अत्यधिक रहा।